सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी या हम इसे कहते हैं हल पजीरी। मतलब क्या है इसका? नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 100 gram of solvent to form a saturated solution। कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए अगर 100 ग्राम सॉल्वेंट हो, उसमें जितने ग्राम सोल्यूट डिज़ोल्व होगा वो उस सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी होगी। मतलब 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कोई सोल्यूट जितना ज़्यादा हल होगा उसकी उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, जितना कोई कम हल होगा उसकी उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी। अब बेटे ये जो सॉल्युबिलिटी है हमारी, ये डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पर। कौन कौन से? सबसे पहला फैक्टर लाइक डिज़ोल्व लाइक। अब इसका क्या मतलब है? एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों में हल होती हैं। लाइक डिज़ोल्व लाइक, वो एक हमारी उर्दू की भी मिसाल है कि एक जैसी जिन्स जो है वो एक जैसी जिन्स के साथ परवाज़ करती है। मतलब बाज़ के साथ परवाज़ करता है। चील जो है वो चील के साथ परवाज़ करती है, कौवे कौवों के साथ परवाज़ करते हैं। तो लाइक डिज़ोल्व लाइक, एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों में हल होती हैं। अब इसका मतलब बेटे, हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हल होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl आयनिक कंपाउंड है, पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल होगा, वाटर के अंदर। आपके पोलर कंपाउंड्स हैं, ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हल होंगे। आपकी अल्कोहल जो है वो पानी के अंदर हल हो जाएगी। नंबर सेकंड, नॉन पोलर पोलर कंपाउंड्स के अंदर या पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हल नहीं होंगे। आप पानी के अंदर ग्रीस हल करना चाहो, हल हो जाएगी। आप पानी के अंदर पेट्रोल हल करना चाहो, हल हो जाएगा। पेट्रोल, ग्रीस, ये नॉन पोलर है। पानी पोलर सॉल्वेंट है, ये उसके अंदर हल नहीं होगा। नंबर थर्ड, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स डिज़ोल्व सोल्यूट्स डिज़ोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आप पेंट हल करना चाहते हो, आप पेट्रोल के अंदर या केरोसिन ऑयल के अंदर उसको हल करते हो। आप नेफ्थलीन हल करना चाहते हो, नेफ्थलीन नॉन पोलर है, तो वो आपके पेट्रोल के अंदर, ईथर के अंदर, अल्कोहल के अंदर जब उनको हम एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे तो उनमें वो हल हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर बेटे, आपका टेम्परेचर।
टेम्परेचर बढ़ाने से आम तौर पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर कम करने से आम तौर पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। नंबर 3, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो हैं, इनके दरमियान कशिश की कुव्वत का पैदा होना, उस पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। ये मैंने आखिर में इसलिए लिखा है कि इसको आपने अब इन डिटेल देखना कि सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से क्या मुराद है। पहली बात बेटे, पहला फैक्टर जिस पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है कि लाइक डिसॉल्व लाइक। अब उसमें हमारा पहला जो सब हमारा पॉइंट है वो क्या है कि आयोनिक एंड पोलर कंपाउंड्स आर डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हल नहीं होते, नॉन पोलर जो हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही हल होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से अमूमन सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अब यहाँ पे भी वर्ड अमूमन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर दफ़ा नहीं होती, वो देखेंगे आगे डिटेल्स हम। टेम्परेचर कम करने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस जो हैं, अगर वो ज़्यादा होंगी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर वो कम होंगी सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब बेटे हम देखते हैं सबसे पहले सॉल्युबिलिटी में सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से क्या मुराद है। बेटे सपोज हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने एक सॉल्वेंट ऐड किया हुआ है, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर जो आपने सॉल्वेंट ऐड किया, इनके मॉलिक्यूल्स की आपस में भी अट्रैक्शन मौजूद है, जिनको हम कहते हैं सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। हम इसके अंदर कोई सोल्यूट ऐड करना चाहते हैं। अब उन सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की भी तो आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, उनको हम क्या नाम देंगे? सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शंस। अब बेटे अगर ये मजबूत है, ये तब भी इसको अपने अंदर हल नहीं होने देंगे। अगर ये मजबूत है आपस में, तो तब भी ये इसके अंदर हल नहीं होगा। कि जब आप किसी सोल्यूट को हल करना चाह रहे हो सॉल्वेंट के अंदर, तो तब ज़रूरी है कि एक नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो, जिसको हम क्या नाम देंगे? सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। जब ये डेवलप होगा, तब ये जो सोल्यूट हमने ऐड किया है वो तब इसमें हल होगा, और वो जितनी ज़्यादा होंगी वो उतनी ज़्यादा शय, वो सोल्यूट उतना ज़्यादा मिकदार में उसके अंदर हल होगा। इट मीन्स उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। मुश्किल बात तो नहीं। हमने बात की है कि जब एक सोल्यूट ऐड किया जाता है किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो वहाँ पर ऑलरेडी दो तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो मौजूद होती हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन,
सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जब तक ये हावी रहेंगी एक, तब तक ये नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा नहीं हो सकेगी। जब ये नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा नहीं हो सकेगी तब तक ये यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पितना, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आरजी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। इसमें हल नहीं हो सकेगी। तो when solute solvent interactions overcomes the solvent solvent and solute solute interactions, then that solute dissolves in the solution या in the solvent, कि तब वो solute जो है वो उसके अंदर हल हो जाएगा। अब इसको बेटे उन्होंने एक्सप्लेन किया है with the help of an example. If we dissolve sodium chloride in water, अगर हम सोडियम क्लोराइड को पानी में हल करें, अब वहाँ पे उन्होंने आपको स्ट्रक्चरल तरीके से समझाया किताब के अंदर, मैं आपको इसके फार्मूला के मुताबिक समझाता हूँ। हमारे पास NaCl है। अब स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं इनमें मौजूद हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो मौजूद हैं। तो जिसकी वजह से ये किस हालत में मौजूद होता है? सॉलिड हालत में। किस हालत में मौजूद है? सॉलिड हालत में। अब जब इन सॉलिड क्रिस्टल्स को पानी में हल किया जाता है तब क्या होता है? ये बेटे दो आयंस पे मुश्तमिल है। अब होता क्या है, पानी जो है वो भी पोलर है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर पार्शियल। अब पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसको घेर लेते हैं और उनके घेरने की तरतीब क्या होती है? जो पानी के पॉजिटिव एंड है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे सोडियम क्लोराइड के नेगेटिव एंड को। जो पानी के पॉजिटिव पोल्स हैं, पॉजिटिव एंड्स हैं, नेगेटिव एंड्स हैं,
वो घेरने की कोशिश करेंगे सोडियम क्लोराइड के पॉजिटिव आयन को। अब सबसे पहले उन्होंने इनको घेरा है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल के जो पॉजिटिव एंड है वो सोडियम क्लोराइड के नेगेटिव एंड को आपस में अट्रैक्शन की ताकत पैदा करेंगे, उसको घेर लेंगे। पानी के जो नेगेटिव पोल्स हैं वो सोडियम क्लोराइड के पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। पहली दफ़ा वो घेर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जब ये पुलिंग फोर्स उन दोनों आइंस को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रही है तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये सोडियम क्लोराइड जो है ये एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे। अब क्या सूरत हाल होगी बेटे, आपका जो Na है प्लस आयन, यहाँ पे भी वाटर नेगेटिव, यहाँ पे भी इसके वाटर उसका नेगेटिव एंड, यहाँ पे भी वाटर उसका नेगेटिव एंड। अब पॉजिटिव आयन को पानी के नेगेटिव पोल्स ने चारों तरफ से घेर लिया और अलहदा कर दिया, उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस ख़त्म कर दी, ये एक आयन बन गया। इसी तरह बेटे जो हमारा क्लोराइड था, अब इसमें नेगेटिव आयन था, इस क्लोराइड को पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर जो पार्शियल पॉजिटिव था वो घेर लेंगे। अब ये दोनों आयन अलहदा हो गए एक दूसरे से, पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर वो घेरे गए और अलहदा हो गए, उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस ख़त्म हो गई। हमने कहा सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर हल हो गए, और तब तक वो हल नहीं होगा जब तक ये प्रोसेस नहीं होगा। सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, एक दूसरे से अलहदा होना पड़ेगा, सोल्यूट इंटरेक्शंस जो हैं वो कम होना पड़ेंगी। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को अपने मॉलिक्यूल्स को छोड़ना पड़ेगा, स्पेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि सोल्यूट के पार्टिकल उसके अंदर आ सकें, समा सकें, हल हो सकें, और दोनों के दरमियान कशिश की कुव्वत पैदा होनी चाहिए, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तब वो शायद जो है वो जाके उसमें हल होगी। मुश्किल तो नहीं बातें। ये है हमारा रोल ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इन सॉल्युबिलिटी। इफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी। अब मैंने बेटे बार बार कहा एक बात, अमूमन टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और टेम्परेचर कम करने से सॉल्युबिलिटी, बट this is not a true sentence about the solubility of any solute. ये ठीक नहीं है कहना। हमारे पास तीनों कंडीशंस आती हैं, तीनों कंडीशन से मुराद हीट इज गिवन आउट ऑफ द सिस्टम। अब मैं समझाता हूं इस बात को भी। सिस्टम से हीट खारिज होगी, हीट इज गिवन टू द सिस्टम, उस सिस्टम को हीट देना पड़ेगी। There will be third condition, there is no change in the heat of the system.
उस सिस्टम की हीट में कोई इफेक्ट नहीं होता। तो अब वो बात सच तो नहीं लग रही ना कि हर दफ़ा टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, हर दफ़ा टेम्परेचर कम करने से सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब यहाँ पे ज़रा और तवज्जो, हीट इज़ गिवन आउट ऑफ द सिस्टम। ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट खारिज होती है उन रिएक्शंस को हम क्या कहते थे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उन्हें हम क्या नाम देते थे बेटे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस जो हीट जज़ब करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो मीन बाहर, एंडो मीन अंदर। अब बेटे इनमें हम सबसे आसान से शुरू करते हैं कि नो चेंज इन द हीट, कि जब हम हल करते हैं सोडियम क्लोराइड वाटर के अंदर, आप मुझे ये बताओ उस कंटेनर का टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है? नहीं। एक गिलास में, एक बीकर में, एक फ्लास्क में, एक ट्यूब में आप पानी ले लो, एक चम्मच नमक का डालो तो वो हीट ठंडी, वो जो ट्यूब है वो ठंडी, गर्म या नहीं होती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम ना हीट ले रहा है ना हीट दे रहा है, ना ये एंडोथर्मिक है ना ये। इट मीन्स इसका टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है नो चेंज, नॉट हीट इज एब्जॉर्ब्ड, नॉट हीट इज रिलीज्ड। ना हीट जज़ब हो रही है ना हीट खारिज हो रही है। ना टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इसकी बढ़ेगी, ना टेम्परेचर कम करने से इसकी सॉल्युबिलिटी। समझ आ गई इस बात की? मुश्किल तो नहीं। नेक्स्ट है जी, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। हीट जज़ब हो रही है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये किन सूरतों में है? फॉर एग्जाम्पल बेटे हम KNO3 या KCl ये ऐड करते हैं, ये भी आयनिक कंपाउंड्स हैं। ये जब हम ऐड अप करते हैं, टेस्ट ट्यूब हमारी, हीट इज गिवन टू द सिस्टम, हीट सिस्टम को दी जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, अपने इर्द गिर्द से जज़ब कर रहा है। जब हम KNO3 या KCl आयनिक कंपाउंड्स हैं, ये पानी में हल करते हैं तो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है। तो टेस्ट ट्यूब क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके जो सोल्यूट इंट्रैक्शंस जो हैं वो ज़्यादा हैं, वो मजबूत हैं। अब इनको तोड़ने के लिए ये अपने इर्द गिर्द से हीट जज़ब करते हैं। जब वो अपने इर्द गिर्द से हीट जज़ब करते हैं, अब इर्द गिर्द के इलाका की एनर्जी कम हो गई तो वहां पे क्या होगा? कूलिंग इफेक्ट होगा, ठंडक होगी, हीट एब्जॉर्ब कर ली उस सिस्टम ने। टेस्ट ट्यूब क्या होगी? ठंडी हो जाएगी। टेस्ट ट्यूब क्या होगी? ठंडी हो जाएगी। किस लिए? ये सोल्यूट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं ये ख़त्म करनी है, इनको तोड़ना है। इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए, इसलिए वो टेस्ट ट्यूब जो है वो ठंडी हो गई इर्द गिर्द से हीट जज़ब होने की वजह से। अब इस तरह के जब हमारे पास सोल्यूट होंगे, हम बाहर से टेम्परेचर उसे देंगे तो वो और ज़्यादा हल नहीं होगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह के जब रिएक्शंस होंगे, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, आप टेम्परेचर कम करेंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सॉल्यूशन तो बेटे तब बनना है जब ये होंगे, जब तक ये मजबूत रहेंगे, ये कहा हमने, तब तक सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अब आ जाओ, अब मेरा ख्याल है कि इन दोनों के बाद ये तो आसान हो जाएगा समझना। सीजियम सल्फेट Ce2SO4 थ्राइस, ये जब हम पानी में ऐड करते हैं हल करने के लिए, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है। इस सूरत हाल में टेस्ट ट्यूब ठंडी हो गई थी, इसका मतलब इन्होंने अपने सिस्टम से हीट जज़ब कर ली, इसलिए बाकी ठंडक हो गई। अब ये जब हम डालते हैं पानी के अंदर तो वो टेस्ट ट्यूब या कंटेनर या वो आपका सिलेंडर या आपकी वो फ्लास्क या वो आपका बीकर गर्म हो जाता है। अब इसके गर्म होने की वजह क्या है कि इससे हीट खारिज हो रही है, इससे हीट खारिज हो रही है। इनकी ये जो सॉल्यूट इंटरेक्शंस हैं वो ऑलरेडी कमजोर हैं, ये ऑलरेडी ये टूटने पर साथ हीट भी दे रहे हैं। ये एनर्जी जो है वो खारिज कर रहे हैं, वो एनर्जी हीट की सूरत में खारिज कर रहे हैं। इनको मजीद हीट की या टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, इनके पास तो पहले ही इजाफी है। तो इनका टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, कम हो जाएगी, और इनका टेम्परेचर कम करना इनके लिए फेवरेबल है, इनकी उतनी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अगर हम इक्वेशंस की सूरत में देखें, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और जब सॉल्यूशन बनना है तो इसके साथ बेटे हीट खारिज होगी, इसलिए वो टेस्ट ट्यूब आपकी गर्म हो जाएगी। क्यों हीट ये खारिज करते हैं कि इनके सॉल्यूट की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है, वो टूटना भी चाह रहे हैं, साथ हीट भी दे रहे हैं, साथ एनर्जी भी दे रहे हैं। जब आपके ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं तब आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपको साथ हीट देना पड़ रही है इन इंटरेक्शंस को ख़त्म करने के लिए, तो तब जाके आपका सॉल्यूशन बनता है, तब ये सॉल्यूशन बनेगा। अब इन केसेस में आप जितना टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे, इन सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। अब यहां पर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ना हीट जज़ब हो रही है ना हीट खारिज हो रही है, ये मासूम सॉल्यूशन वैसे ही बन जाते हैं।